डॉक्टर की बात सुनकर मानवेंद्र चौंकते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ? डॉक्टर बोले, तुमने एक्वामैन मूवी देखी है जिसमें एक लड़के के अंदर वो सब क्वालिटीज होती हैं जो मछली के अंदर होती हैं? मानवेंद्र बोला, हाँ, लेकिन उसका मेरे ब्लड से क्या लेना देना? डॉक्टर बोले, जैसे फिल्म में एक आदमी के अंदर मछली और इंसान दोनों की क्वालिटीज आ जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी पक्षी और इंसान दोनों के गुण आ गए हैं। मानवेंद्र बोला, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या उस पक्षी के काटने से ऐसा हुआ है? डॉक्टर बोले, ऐसा कैसे हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे डीएनए को मैच करने के लिए सामान ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि पक्षी के काटने से ऐसा नहीं हुआ है, वरना इन्फेक्शन हो जाता। मानवेंद्र बोला, तो डॉक्टर सर, मुझे आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर मानवेंद्र को समझाते हुए बोले, एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा ब्लड रेयर है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बचना, क्योंकि अगर तुमको खून की जरूरत पड़ी तो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। कैबिन से बाहर निकलते हुए मानवेंद्र बोला, डॉक्टर सर, प्लीज इन सब चीजों के बारे में आप किसी और से बात मत कीजिएगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। जवाब में डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। मानवेंद्र अब हॉस्टल के बेड पर लेटा हुआ सोच रहा था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अब उसे यकीन होने लगा था कि उस दिन बाज का जोर से आवाज करना, मिताली को उड़कर बचाना, यह सब इत्तेफाक नहीं है। जरूर कुछ तो कनेक्शन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तो और ऊपर से मेरा ये बर्थ मार्क। मानवेंद्र इसी उद्बेड़न में डूबा हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। फोन राघव का था। राघव ने मानवेंद्र की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो मानवेंद्र बोला, भैया, रिपोर्ट बड़ी अजीब सी आई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे खून में आधा मिक्सचर पक्षी का और आधा इंसान का है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। राघव मानव को शांत कराते हुए बोला, ये सब छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही डरा कर लूटते हैं। वकील, डॉक्टर और पुलिस, इनका काम डर दिखाकर ही चलता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूंगा। फिर मानवेंद्र ने 2-3 मिनट इधर उधर की बातें की और सोने का बहाना करके फोन रख दिया। मानवेंद्र ने सोच लिया कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो अपने बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकता है उतनी कर लेगा, लेकिन मन में दुविधा थी कि शुरू कहां से करे, किससे पूछे। राघव को छोड़कर उसका अपना कोई है भी तो नहीं। अचानक मानवेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुश होते हुए खुद से ही बोला, घर। हाँ, मुझे घर से ही शुरू करना चाहिए। मेरे जन्म या मेरे बारे में वहां कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। मैं सुबह ही घर जाऊंगा। इतना सब सोचते हुए मानवेंद्र की आंखें भारी हो गईं और वो सो गया। दूसरे दिन मानवेंद्र गांव पहुंच गया। उसने मुरारी चाचा से पूछा, चाचा, क्या यहाँ गरुड़ के बारे में कोई किताब होगी या मेरे जन्म के बारे में कोई चीज होगी जिससे मुझे मेरी जन्म की जानकारी मिल सके? चाचा ने अलमारी से 3-4 किताब निकालकर मानवेंद्र को दे दी और बोले, ये सब महंत जी की किताबें हैं, इनमें विष्णु पुराण भी है। गरुड़ के बारे में तुमको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और ये 2 किताबें गुरु जी की लिखी हुई हैं, इसमें भी तुमको काम की चीजें मिल जाएंगी। बाकी जन्म के बारे में तो ऐसा है बेटा कि हम जब यहाँ आए थे तब तुम और तुम्हारा भाई बहुत छोटे थे और महंत जी ही तुम सब लोगों का देखभाल करते थे। फिर मानवेंद्र कुछ दिन में ही किताब खत्म करके साकेत यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी विभाग में आ गया, लेकिन उसे वो जानकारी नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। मानवेंद्र फॉर्म जमा करके हॉस्टल की ओर जाने लगा, तभी पीछे से क्लर्क ने आवाज दी, अरे भाई, ये ब्लड ग्रुप वाला कॉलम क्यों छोड़ा हुआ है? मानवेंद्र बोला, मुझे अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है। मानव ने संकोच करते हुए पूछा, लेकिन ब्लड ग्रुप इतना जरूरी क्यों है? जवाब में क्लर्क ने बोला, वो इसलिए कि कल को अगर किसी स्टूडेंट को ब्लड की जरूरत पड़े तो हमें दिक्कत ना हो, और फिर हमें हॉस्टल में ऐसे बच्चों पर ध्यान रखना होता है कि कोई बीमारी ना हो। मानवेंद्र ने मन में सोचा, ये तो बड़ा शहर है, यहाँ के डॉक्टर और लेबोरेटरी में एक बार फिर से मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ। गांव के डॉक्टर से गलती भी तो हो सकती है। फिर वो अपना ब्लड सैंपल देकर हॉस्टल के कमरे में जाना ही वाला था कि एक लड़का मानव से बोला, सीनियर्स ने सारे फर्स्ट ईयर वालों को हॉल में बुलाया है, 2 मिनट के अंदर पहुंचो, इंट्रो होना है। मानव ने लड़के से पूछा, क्या यहाँ रैगिंग होती है? लड़का बोला, अरे नहीं नहीं, बस जान पहचान के लिए बुलाया है। फिर मानवेंद्र ने कपड़े ठीक किए और हॉल में पहुंच गया।
हॉल में घुसते ही मानव की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि सभी लड़के केवल अंडरवेयर में खड़े थे। सीनियर्स ने सबके कपड़े उतरवा दिए थे। मानवेंद्र को पूरे कपड़े में देखकर एक सीनियर बोला, ओए तू, हाँ तू क्या लंदन से आया है? हैं? दिख नहीं रहा? तेरे बैचमेट कैसे खड़े हैं? चल जल्दी से कपड़े उतार और लाइन में लग जा। मानवेंद्र ने सीनियर की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, मुझे यहाँ इंट्रो के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि केवल जान पहचान होगी। सीनियर लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का सबके सामने उससे ऐसे बात कर सकता है। वो गुस्से में आगे बढ़ा और मानव की कॉलर पकड़ ली और बोला, तू यहाँ का चौधरी बना हुआ है या डीन का दामाद बनकर घूम रहा है? जो सीनियर कहे चुपचाप सुनने की आदत डाल, वरना ये जो तेरी जुबान है ना, खींचकर तेरे गले में बांध दूंगा, समझा? ये सुनते ही मानवेंद्र का माथा गर्म हो गया। उसने झटके से सीनियर का हाथ कॉलर पर से हटाया और उसकी छोटी उंगली पकड़ के ऐंठ दी और बोला, सीनियर है तू, इसलिए अभी उंगली पकड़ी है। अगर बाहर मिलता तो तेरा गला मेरे हाथ में होता। दोबारा गाली दी तो सारे के सारे दांत तोड़कर तुम्हारे पेट में पहुंचा दूंगा। जब तक बाकी सीनियर आते, मानवेंद्र ने उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और हॉस्टल के कमरे की ओर चल दिया। जाते जाते मानवेंद्र को आवाज सुनाई दी, कोई बात नहीं, जाने दे, अभी किसी दिन फुर्सत में इसकी अकड़ निकालते हैं। हफ्ते भर में मानवेंद्र को हॉस्टल के आधे से ज्यादा लोग पहचान चुके थे। एक दिन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर का बुलावा मानवेंद्र के लिए आया। मानवेंद्र को लगा कि हॉस्टल की बात कैंपस में पहुंच गई। हिम्मत करके वो प्रोफेसर के कैबिन में पहुंचा। प्रोफेसर के हाथ में मानवेंद्र का आईडी कार्ड था। उन्होंने उसको बैठने का इशारा किया और बोले, लैब में तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ब्लड इतना अलग कैसे हो सकता है। मैंने इसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए तुमको यहाँ बुलाया है। प्रोफेसर की बात सुनते ही मानव कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, सॉरी सर, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मुझे इस बारे में कोई आइडिया है। इतना कहकर वो बाहर जाने ही वाला था कि प्रोफेसर ने उसको रोकते हुए बोला, ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कोई बात नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको कभी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। तुम शायद जानते नहीं, तुम्हारा खून रिसर्च में कितना मददगार हो सकता है। मुझे लंबे समय से ऐसे ही ब्लड की जरूरत थी। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मानवेंद्र बोला, थैंक यू सर, सॉरी बट मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और अपना आईडी कार्ड लेकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही प्रोफेसर विश्वेश ने एक नंबर मिलाया और बोले, गुड न्यूज है, मुझे एक ब्लड सैंपल मिला है जो तुम्हारे रिसर्च के लिए बहुत काम आ सकता है। मैं सैंपल भिजवाता हूँ। प्रोफेसर विश्वेश के कैबिन से बाहर निकलते ही मानवेंद्र ने माथे से पसीना पोंछा। उसे यकीन हो गया था कि गांव वाले डॉक्टर ने जो कहा था वो सच था। उसने सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी में वो कोई किताब ढूंढे जिससे उसे इस बारे में कुछ और पता चल सके। लाइब्रेरी में एक लड़की पक्षी के सिर वाली एक किताब लिए हुए थी। वो लड़की के पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, ये कौन सी किताब है? लड़की मानवेंद्र की तरफ देखकर बोली, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये एक पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की किताब है। ये पक्षियों के बारे में इतना जानते थे कि ये उनसे बात भी कर लेते थे। मानवेंद्र बोला, क्या इसमें उनके डीएनए या जीन्स के बारे में भी लिखा है? सवाल पूछने के बाद मानवेंद्र को खुद ही लग गया कि उसने काफी स्टूपिड सा सवाल किया है। लड़की तुरंत बोली, शायद तुम फ्यूजन डीएनए के बारे में जानना चाहते हो, जिसमें दो अलग डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बना लेता है। मानवेंद्र खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसी ही किताब चाहिए। फिर संभलते हुए बोला, वो मुझे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है ना, इसलिए। लड़की ने रैक से किताब निकालकर मानव की ओर बढ़ा दी और बोली, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट बुक है। इसमें बताया है कि कैसे दो दुनिया के लोगों में या दो अलग टाइम के लोगों में संबंध बनने से एक फ्यूजन डीएनए बनता है। हालांकि लोग इसे बस कल्पना मानते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो। और मजे की बात यह है कि इसे किसी भारतीय ऋषि ने काफी समय पहले लिखा था, जिसका बस इंग्लिश प्रिंट ही बचा हुआ है। मानवेंद्र किताब लेकर अपनी सीट की ओर जाने लगा, फिर पलटकर बोला, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा दुबे। और तुम्हारा? वो बोला, मानवेंद्र। और दोनों वापस अपनी सीट पर चले गए। इसी बीच
मानवेंद्र और प्रतीक्षा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। रात का वक्त था। मानव अकेले अपने हॉस्टल कैंटीन में प्रतीक्षा का मैसेज देखते हुए खाना खा रहा था। आज प्रतीक्षा ने उसे बाहर घूमने चलने के लिए पूछा था। तभी किसी ने उसके सिर पर टपली मारी। उसे लगा प्रतीक्षा होगी। पलटकर देखा तो 5 से 6 सीनियर्स खड़े थे। वो इंट्रो वाला सीनियर मानव का कॉलर पकड़ते हुए बोला, उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहा था, उंगली मोड़ी थी ना तूने मेरी, और क्या बोला था उस दिन कि गाली ना दूं। अभी लड़के की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरा हॉल उसकी चीख से भर गया, क्योंकि मानव ने उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। बाकी सारे लड़के एक साथ मानव पर टूट पड़े। मानव चाहता तो इन सबको एक मुक्के में ढेर कर देता, लेकिन उसे राघव और गुरुजी की बात याद थी कि लड़ना नहीं है। तभी उस लड़के ने टेबल से छुरी कांटा उठा लिया और मानव के सीने पर 2-4 वार कर दिए। बात और भी आगे बढ़ सकती थी और खतरनाक मोड़ भी ले सकती थी, लेकिन अचानक हॉस्टल वार्डन और 2 गार्ड के साथ प्रतीक्षा कैंटीन में आ गई। वार्डन को देखते ही सारे लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो जहां था बस वहीं थम गया। मानव के नाक और मुंह से खून आता देखकर प्रतीक्षा भागकर उसके पास आई और रुमाल निकालकर उसका खून साफ करने लगी। उठकर खड़े होने के बाद मानव को एहसास हुआ कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। उसके सीने से निकलते खून को देखकर प्रतीक्षा चिल्ला पड़ी। मानव ने जब जेब में हाथ डाला तो वो कपड़ा जिसे उसने कब्र से उठा लिया था उसकी जेब में ही था। मानव समझ गया था कि इस कपड़े ने ही उसे घायल होने से बचाया है। प्रतीक्षा मानव को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मानव डॉक्टर के पास जाने की बजाय विज्ञान वाले प्रोफेसर विश्वेश के पास गया। वहां जाकर मानव प्रोफेसर से बोला, सर, मेरे ऊपर एक हमला हुआ था। मेरी जेब में ये कपड़ा रखा हुआ था। इसने ढाल के जैसे मेरी जान बचाई है। क्या आप इस कपड़े के बारे में कुछ जानते हैं? प्रोफेसर ने कपड़े को हाथ में लिया, उलट पलट कर देखा और तिरछी नजर से मानव की ओर देखते हुए बोले, मानव, तुम इस कपड़े को मेरे पास छोड़ दो। मैं इसके बारे में पता करके तुम्हें जल्द ही बताता हूँ। प्रोफेसर की बात सुनकर मानव कपड़े को वापस लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सॉरी सर, बट मैं इसे दे नहीं सकता हूँ। ये मेरे लिए खास है। मानव के बढ़े हुए हाथ को देखकर प्रोफेसर ने कपड़े को जोर से मुट्ठी में भींच लिया। फिर कुछ सेकंड बाद कपड़े को वही मेज पर रख दिया और बोले, कल सुबह आना। मैं तुमको एक पुरातात्विक विशेषज्ञ भगवती प्रसाद से मिला दूंगा। उन्हें कपड़ों के फैब्रिक के बारे में अच्छी जानकारी है। मानव के जाते ही प्रोफेसर विश्वेश ने तुरंत फोन लगाया और बोले, एक लड़के पर नजर रखनी है, प्राइवेट डिटेक्टिव को बुला लो। मानव अगले दिन प्रोफेसर विश्वेश के साथ भगवती प्रसाद के यहाँ पहुंच गया। मानव ने भगवती जी को कपड़ा दिखाया तो उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने एक ट्यूब से किसी लिक्विड की कुछ बूंदें कपड़े पर डाली तो कपड़े में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया। ये देखकर मानव को मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर प्रोफेसर विश्वेश और मानव दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। कपड़ा वापस अपने आप ठीक हो गया। कहीं किसी छेद का कोई नामो निशान नहीं था। भगवती जी धम से अपने सोफे पर बैठ गए और बोले, मानव, ये अद्भुत है। जिस कपड़े का टुकड़ा तुम लेकर आए हो वो इस दुनिया का है ही नहीं। आखिर कौन से युग का था ये कपड़ा और इसका क्या रहस्य है? पहले पक्षी, अब ये कपड़ा। क्या मानव सुलझा पाएगा अपने जन्म के इस गुत्थी को? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।